अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी शादी 8 साला बच्चे से कर दी गई। हम एक कमरे में सोने लगे। मैं जब स्कूल गया तो मेरे दोस्त मुझसे सुहागरात के बारे में पूछने लगे। जब मैं कुछ ना बता पाया तो वह कहने लगे, क्या तुम नामर्द हो? उन्होंने मुझे सुहागरात के बारे में सब समझाया। अगली रात जब मैंने वह सब किया तो मेरा नाम जवाद है और मैं अपने चाचू के साथ एक ही घर में रहता था। मेरे अब्बू और चाचू एक घर में रहा करते थे। मेरे चाचू की एक बेटी भी थी। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव इतना सादा और पुरस्कून था कि वहां के लोग आज भी शाम के वक्त अपने घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठते और बातें किया करते थे। हमारे घर के आसपास खेत थे और वही हमारी जिंदगी का सहारा भी थे। मेरा बचपन उन्हीं खेतों के दरमियान गुजरा। धूप में दौड़ना, मिट्टी में खेलना और दरख्तों के नीचे आराम करना, यही सब मेरे बचपन की खुशियां थी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे चाचा की बेटी से कर दी जाएगी। वो मेरी उम्र से भी 2 साल छोटी थी। हम दोनों को यह भी नहीं मालूम था कि शादी क्या चीज होती है और उसकी क्या मायने हैं। बस इतना मालूम था कि घर वाले कुछ खुश है और हमारे कपड़े नए बन रहे हैं। गांव के रस्मों रिवाज के मुताबिक सब कुछ बहुत सादगी से हो रहा था और लोग यही कर रहे थे कि 2 खानदानों की जमीनें अब एक हो जाएंगी, क्योंकि अगर यह शादी न होती तो जायदाद के बंटवारे का खतरा था। यह बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे एक दिन हम लोग स्कूल से घर आए और हमें यह बताया जाए कि घर में मेहमान आए हुए हैं या किसी की शादी हो रही है तो इंसान खुश हो जाता है। हम भी इसी तरह खुश हुए थे, लेकिन यह मालूम नहीं था कि हमारी ही शादी हो रही थी। मेरी उम्र उस वक्त इतनी थी कि मैं भी सुर में पढ़ता था। सुबह किताबें लेकर जाता और शाम को दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। मुझे यह सोचकर हैरानी होती थी कि अगर शादी हो भी गई तो क्या बदलेगा, क्योंकि मेरे लिए तो वह लड़की आज भी वही थी जिसके साथ मैं गली में दौड़ लगाता था या कभी कभार आम के दरख्त पर चढ़ने की जिद करता था। घर के बड़े दिन रात शादी की तैयारियां कर रहे थे। हर तरफ रौनक थी, मगर मैं अंदर से उलझा हुआ था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, यह सब खानदान की इज्जत का मामला है, तुम्हें समझ आ जाएगी जब बड़े हो जाओगे। ऐसा पहली दफा भी नहीं हो रहा था कि इस गांव में पहली दफा ही कम उम्री की शादी हो रही थी, बल्कि यहाँ पर ज्यादातर शादियां कम उम्र की ही होती थी। अगर लड़की 18 साल की हो जाती तो उसको भी बहुत ज्यादा समझा जाता था कि यह तो बालिग हो गई है और अभी तक इसकी शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं। लोग यह भी कहते थे कि शादी करवाते वाते भी 1-2 साल लग जाते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे मामलात कर लेने चाहिए। अभी तक हम लोग ठीक से यह भी समझ नहीं पाए थे कि हमारी जिंदगी को हमारे माँ बाप किस तरफ मोड़ रहे हैं कि दूसरी तरफ तैयारियां भी शुरू हो गई और वह दिन भी आ गया। शादी वाले दिन गांव के सब लोग जमा हुए। ढोल की थाप पर गाने गाए जा रहे थे। मैं सफेद कुर्ता पजामा पहने बैठा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। मुझे दूल्हा बनाया जा रहा था। मेरे दोस्त दूर खड़े हंस रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि हम जैसे बच्चों की भी शादी हो सकती है, लेकिन गांव के लोग उसे बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे थे, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता था कि कम उम्र में ही बच्चों की मंगनी या शादी कर दी जाती थी ताकि जमीन या विरासत किसी दूसरे हाथ ना लग जाए। रात को जब सब रस्में खत्म हो गई और मुझे कमरे में भेज दिया गया तो दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वो बैठी थी जिससे आप सब लोग मेरी दुल्हन कह रहे थे। हालांकि वह अब भी मेरे लिए वही कजिन थी जिसके साथ कभी मिट्टी के खिलौनों से खेलता था। वह सर झुकाए बैठी थी और उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, मगर उसके चेहरे पर बचपना अभी बाकी था। वो खुद भी शायद डरी हुई थी। शायद उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब उसकी जिंदगी में क्या बदल गया है। मैं कमरे में गया। वो दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ गया। मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि क्या कहना है। थोड़ी देर बाद उसने भी चुपचाप एक कोने में जाकर लेटने का इशारा किया। मैंने भी अपना बिस्तर संभाला और चुपचाप सो गया। ना कोई बात हुई, ना कोई सवाल, बस खामोशी थी जो पूरे कमरे में फैल गई थी। बाहर से शादी के बाद के शोर की आवाजें आ रही थी। कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई गीत गा रहा था, मगर हमारे कमरे के अंदर एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह जब आँख खुली तो सूरज खिड़की से झांक रहा था। वो अभी भी सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे
और वह किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जैसे कोई गुड़िया हो। मैंने चुपचाप वजू किया और बाहर निकल गया तो सब घर वाले हंसने लगे कि देखो दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर अकेला बाहर निकल आया है। मैं मुस्कुरा दिया, मगर दिल के अंदर एक बोझ सा था जिसे मैं बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे लिए शादी एक खेल की तरह थी जिसके असूल मुझे मालूम नहीं थे। वक्त गुजरता गया, हम दोनों एक ही घर में रहने लगे, मगर हमारे बीच अब भी बचपन का रिश्ता था। वह मेरे लिए एक दोस्त जैसी थी, ना कोई बीवी। हम दोनों के दरमियान वह फैसला खुद वक्त ने रखा हुआ था, क्योंकि हम अभी उम्र के इस हिस्से में थे जहां खेल और पढ़ाई ज्यादा अहम होती है, ना कि जिम्मेदारियां। मैं स्कूल जाता और शाम को वह कभी मेरे साथ खेलने बैठ जाती थी, कभी घर के कामों में लगी रहती। घर वाले खुश थे कि शादी हो गई और अब दोनों खानदान जुड़ गए। मैंने पढ़ाई जारी रखी और ख्वाब देखता रहा कि मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा। कभी कभी सोचता कि अगर यह सब न हुआ होता, तुम सिर्फ एक आम तालिब इल्म होता जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता। लेकिन अब सब कुछ जैसे खुद ब खुद तय हो गया था। इसके बावजूद मेरे दिल में उसके लिए कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि वह भी तो इसी हालात का शिकार थी। उसे भी किसी ने कुछ पूछा नहीं था कि वह शादी करना चाहती है या नहीं। रात को अक्सर मैं आंगन में बैठा आसमान देखता और सोचता कि हमारी जिंदगी शायद उन सितारों की तरह है, जिनकी चमक दूर से तो खूबसूरत लगती है, मगर करीब जाए तो उनमें आग छुपी होती है। हमारे घर के आसपास के लोग भी यही कहते थे कि हम दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी है, मगर हकीकत में हम दोनों सिर्फ दो बच्चे थे जिनके बचपन को रस्मो रिवाज ने छीन लिया था। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे, हम दोनों बड़े होने लगे, मगर हमारे दिलों में अब भी वह बचपना मौजूद था। मैंने उसे कभी बीवी की तरह नहीं देखा और उसने भी कभी मुझे शौहर की तरह नहीं समझा, बल्कि हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। वो कभी कभी हंसती तो मुझे लगता जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। उसके हंसने से घर में रोशनी फैल जाती थी, मगर हमारे दरमियान एक खामोशी हमेशा रही, एक ऐसी खामोशी जिसने हमारे बचपन को कैद कर रखा था। मुझे अजीब तो लग रहा था कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। हर दिन जैसे कोई अनजान सा बोझ अपने अंदर लिए गुजरता था, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि यह जो सब कुछ हो रहा है, यह सिर्फ अजीब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जलालत थी, जिसमें हमारे माँ बाप ने हमें धकेल दिया था। वो भी इसलिए नहीं कि हम खुश रहें या हमारी जिंदगी बेहतर हो, बल्कि इसलिए कि वह अपने अपने हिस्से की जायदाद बचाना चाहते थे। उनके लिए जमीन की हदें हमसे ज्यादा कीमती थी। उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक वसीला थे ताकि उनके माल पर कोई दूसरा कब्जा ना करे। मैं अक्सर सोचता कि अगर यही सब जिंदगी है, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या रह गया है। मैं स्कूल जाता तो मेरे दोस्त हंसी जाक में कहते, अरे तू तो शादीशुदा है, तेरी तो बीवी है, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है। मैं उनकी बातों पर चुप हो जाता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इस सब को खुशकिस्मती कहते हैं या बदनसीबी। मैं सोचता कि आखिर मैं कहां से खुशकिस्मत हूं। मेरी तो जिंदगी जैसे किसी खेल का हिस्सा बन गई थी जिसके असूल किसी और ने तय किए थे। मेरे दोस्तों को यह सब बड़ा मजाहिया लगता था। वो कहते थे कि देख, हम तो बड़े होंगे तब जाकर हमारे लिए कोई रिश्ता तलाश किया जाएगा। हमें तो पता नहीं कब शादी होगी और तू तो पहले ही बंधा बैठा है। तुझे तो अब जिंदगी की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं हंसता भी नहीं था, बस हैरत से उन्हें देखता और दिल के अंदर एक अजीब सा दुख जागता कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हुआ है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि आखिर शादी हो जाने से खुशी कहां से आ गई है, मैं तो वैसा ही हूं जैसा पहले था। वो कहने लगे कि तू मजाक कर रहा है, तेरी शादी हो गई है, अब तो तू वह सब कुछ कर सकता है जो बड़े लोग करते हैं। मैं हैरान हुआ कि बड़े लोग क्या करते हैं। उनके कहने का मतलब समझने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर बेचैनी बढ़ गई। मैंने कहा कि भाइयों, मैं तो कुछ भी नहीं करता, जैसे पहले करता था अब भी वैसे ही रहता हूं। यूं मैं घर जाता हूं, खाना खाता हूं और सो जाता हूं। मेरी बीवी या कहो मेरी कजन वो भी वही करती है जो पहले करती थी। वो कमरे में आकर चुप करके सो जाती है। हमने तो कभी कोई बात भी नहीं की, सिवाय रोजमर्रा के मामूल के। मेरे दोस्तों ने जब यह सुना तो वह एकदम हंसने लगे। किसी ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, तू तो बिल्कुल नादान है,
तुझे तो पता नहीं कि शादी का मतलब क्या होता है। मैं खामोश रहा मगर दिल के अंदर जैसे कुछ हलचल मच गई थी। वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर मायनेखेज नजरों से हंस रहे थे, जैसे कोई राज हो जो मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि चल कल हम तुझे बताएंगे कि असल में शादी क्या चीज है। हम तुझे सब कुछ समझाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या इतना बड़ा फर्क है शादी से? जिंदगी बदल जाती है। वह सब हंसकर बोले हाँ बहुत फर्क पड़ता है, और तेरी तो बीवी है। तुम दोनों अब वह सब कर सकते हो जो शादीशुदा लोग करते हैं। मैं घर वापस आया तो सारा दिन उनकी बातें दिमाग में घूमती रही। मैं सोचता रहा कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। क्या वाकई शादी में कोई राज छुपाए जो मुझे नहीं पता? मैंने कभी अपने माँ बाप को एक दूसरे से नाराज नहीं देखा। वो खामोशी से एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मैंने सोचा कि शायद शादी यही होती है कि दो लोग एक साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। मगर मेरे दोस्तों के अंदाज से लग रहा था कि वो किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे थे। रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो वो बैठी हुई थी। वो अब भी वैसी ही थी जैसे पहले दिन थी, खामोश और डरी हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें समझ आती है कि शादी का मतलब क्या है? उसने आहिस्ता से सर हिलाया कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बस सब कहती है कि अब हम मियां बीवी है। बस इतना पता है। उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो मेरे दिल में था। हम दोनों ही इस रिश्ते को समझने से कासिर थे। मैंने चुपचाप अपनी चारपाई बिछाई और लेट गया। रात के अंधेरे में मेरे झन में वह सब बातें गूंजने लगी जो मेरे दोस्तों ने कही थी। मैंने खुद से सवाल किया कि अगर वाकई शादी इतनी बड़ी बात है तो फिर मुझे क्यों कुछ महसूस नहीं होता? क्यों मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला? क्यों मैं अभी वही बच्चा हूं जो चंद साल पहले था? सुबह मैंने उनसे मिलने का वादा किया था। दिल में अजीब सा खौफ था और तजस्सुस भी कि आखिर वो मुझे क्या बताएंगे। अगले दिन जब स्कूल गया तो वह पहले से ही वहां मौजूद थे। सबके चेहरों पर वही शरारती मुस्कुराहट थी, जैसे उन्हें मेरे इंतजार का इल्म था। एक बोला, आ गया हमारा दूल्हा। चलो आज तुझे बताते हैं कि असल बात क्या है। मैंने कहा कि क्या इतनी खास बात है? उन्होंने कहा कि तू चुप रह, अब हम तुझे समझाएंगे। उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया जहां कोई नहीं था, और फिर वह बातें करने लगे जिन्हें सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने उनकी बातों में वह सब अल्फाज सुने जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरे दिमाग में जैसे शोर मच गया। वो सब समझाने लगे कि शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। मुझे लगा जैसे मेरी जमीन हिल गई हो। मैंने कहा कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं है। हम तो बस साथ बैठते हैं, कभी बात कर लेते हैं और सो जाते हैं। उन्होंने कहा तू अभी बच्चा है, तुझे पता नहीं बाद में समझ आएगी। मगर तू किस्मत वाला है क्योंकि तेरे पास बीवी है। मैंने उनकी बातें सुनी मगर दिल के अंदर अजीब सी उलझन बरती गई। घर वापस आकर मैं चुप रहा। सारी रात करवटें बदलता रहा। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में इतना कभी नहीं सोचा था जितना उस दिन सोचा। मैंने अपने माँ बाप के चेहरों को देखा। वो मुतमई थे, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। मगर मेरे अंदर जैसे कोई चीख रहा था कि यह सब गलत है। हमें शादी के नाम पर एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया गया है जिसकी समझ ना मुझे है ना उसे। मैं सोचता रहा कि क्या माँ बाप वाकई इतने अंधे हो सकते हैं कि अपनी औलाद के बचपन को सिर्फ जमीन के लिए कुर्बान कर दें। मैं उस रात देर तक जागता रहा। खिड़की से बाहर आसमान देखता रहा। चांद की रोशनी आंगन में फैल रही थी, मगर मेरे दिल के अंदर अंधेरा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि किसी ऐसी दुनिया में आ गया हूं जिसका दरवाजा बंद हो चुका है। अब जो भी होगा वो मेरी मर्जी से नहीं होगा, और यह एहसास मेरी रूह को चीर गया था। अब मुझे समझ आ गई थी कि माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया था। यह एहसास जैसे मेरे अंदर एक आग बनकर सुलग रहा था। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने मतलब की खातिर हमें एक ऐसे बंधन में बांध दिया जिसे हम समझ ही नहीं सके। इस बंधन में ना मोहब्बत थी ना शूर।
सिर्फ एक मजबूरी थी जो वक्त के साथ हमारे कंधों पर डाल दी गई थी। मैं अपनी बीवी को भी यह बात समझाना चाहता था, मगर वह मुझसे भी 4 साल छोटी थी। अभी उसकी आंखों में बचपना बाकी था। वो गुड़ियों से खेलने वाली उम्र में थी और अब घर के काम सीखने पर मजबूर थी। वो दिन रात मेरी माँ और अपनी माँ के साथ घर के छोटे मोटे काम करती रहती, कभी बर्तन धोती, कभी आटा गंथती और कभी मवेशियों के पास जाकर चारा डालती। मैं उसे देखता तो दिल के अंदर एक दर्द उठता था कि सब कुछ उसके नसीब में इतनी कम उम्र में क्यों लिख दिया गया। मेरी माँ और उसकी माँ दोनों उसे घरदारी के असूल सिखाने में लगी रहती थी। उनके लिए यह खुशी की बात थी कि उनकी बहू अब घर के सारे काम सीख गई है। मगर मुझे यह सब दुखता था क्योंकि मैं जानता था कि वो काम सीख नहीं रही बल्कि बचपन भूल रही है। उस दौरान मेरे अंदर एक फैसला पुख्ता हो रहा था। जब मेरा मैट्रिक का इम्तिहान खत्म हुआ और नतीजा आया तो मैंने सबके सामने कहा कि अब दूसरे शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं वाकई कुछ बनना चाहता हूँ तो मुझे गांव से निकलना होगा क्योंकि यहाँ जिंदगी रुक गई है। मेरे बाबा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें इतनी बड़ी जिद सूझी है, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इसी के लिए तो तुम्हारी शादी करवाई थी ताकि यह सब कुछ हमारे खानदान में ही रहे। तुम्हें पढ़ाई के पीछे भागने की क्या जरूरत है। मैंने पहली बार हिम्मत जमा करके कहा कि अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहता हूँ। सब लोग आपकी मर्जी से नहीं चल सकते। सबकी जिंदगी आपके हुक्म की कैद में नहीं रह सकती। आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें भी जीने दे। मेरे अल्फाज सुनकर बाबा कुछ देर के लिए खामोश हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरत भी। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके सामने यूं खड़ा हो जाऊंगा। मानिद मुझे आंखों से इशारा किया कि खामोश हो जाऊं, मगर अब खामोश होने वाला नहीं था। मैं बरसों से अंदर ही अंदर यह सब महसूस करता आया था। अब बस दिल से निकलने का वक्त आ गया था। बाबा ने आखिरकार हार मान ली और कहा कि अगर जाना ही है तो जा, मगर याद रखना वहां की दुनिया गांव जैसी नहीं होगी। वहां कोई तुम्हें हाथ पकड़ कर नहीं चलाएगा। मैंने कहा कि मुझे यही तो सीखना है कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। यूं मैं शहर चला आया। गांव के कच्चे रास्ते पीछे रह गए। शहर के शोर और हजूम में आकर शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। मैंने हॉस्टल में रिहाइश ली जहां छोटा सा कमरा था, पुराना पंखा था और एक लोहे की चारपाई थी। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि खुद से कैसे जीना है। मैं अपने कपड़े खुद धोता, अपने लिए खाना खुद बनाता और सुबह शाम पढ़ाई करता। कभी कभी थकन से जिस्म जवाब दे देता, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर अब रुका तो फिर कभी नहीं निकल सकूंगा। हॉस्टल की जिंदगी ने मुझे वह सब सिखाया जो गांव की आसान जिंदगी नहीं सिखा सकी। यहाँ हर दिन एक इम्तिहान था। हर काम खुद से करना पड़ता था। कभी कभी बिजली चली जाती, कभी खाना जल जाता, मगर उन्हीं गलतियों से मैंने खुद को पहचानना सीखा। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे जो मेरे साथ रहते थे। उनके ख्वाब मुझसे अलग थे, मगर उनकी मेहनत ने मुझे मुतासिर किया। मैंने उनसे सीखा कि जिंदगी का असल मजा तब है जब तुम अपनी मर्जी से उसे बनाते हो। उन दिनों में अपनी बीवी से कभी कभी फोन पर बात कर लेता था। गांव में अब भी मोबाइल सस्ता नहीं था, मगर किसी ना किसी तरह राब्ता हो ही जाता था। वह अब भी वही थी, सादा और कम गो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि यहां क्यों आया हूं। मैं उसे कहता कि तुम फिक्र ना करो, एक दिन तुम्हें भी अपने साथ ले आऊंगा। वो हंसती थी और कहती थी कि माँ तो कभी नहीं मानेगी। मैं कहता कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। वह कहती थी तुम बस वहां अच्छा पढ़ो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। उसकी बातों में बचपना तो था, मगर साथ ही एक भरोसा भी था जिसने मुझे मजबूत किया। जब मैंने अपनी बीए की पढ़ाई मुकम्मल की तो मुझे शहर में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वो तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर इतनी थी कि अपना गुजारा कर सकूं। मैं दिन में काम करता और रात को पढ़ाई जारी रखता। कभी कभी सोचता कि अगर मैं गांव में रहता तो शायद यह सब कभी ना हो पाता। मैं हमेशा अपने बाप की जमीनों का गुलाम बनकर रह जाता, मगर मैं अब अपने फैसले का मालिक था। मैंने तब एक और फैसला किया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल देना था। मैंने सोचा कि अब मैं गांव वापस जाकर अपने घर वालों से बात करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि
अब वो पुराना लड़का नहीं रहा। मैं अब जानता हूं कि जिंदगी का मतलब क्या है। मैं चाहता था कि अपनी बीवी को शहर ले आऊं ताकि वह भी जिंदगी जिए, ताकि वह भी किसी के हुक्म की कैद में न रहे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी आने वाली औलाद भी इसी दायरे में कैद हो जिसमें और वह रहें। मैं मर्द था और मर्द को जवान होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक वक्त आता है जब जिम्मेदारी खुद एहसास बनकर दिल में उतर जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं गांव जाऊंगा, अपने बाबा से बात करूंगा, अपनी माँ से भी सब कुछ साफ कहूंगा और अपनी बीवी को अपने साथ शहर ले आऊंगा। वह माने या ना माने, मैं अब अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैंने इस बार खामोशी इख्तियार की तो सारी जिंदगी अपने ही फैसलों पर पछताता रहूंगा। मैं गांव गया। सब लोग खुश थे। मेरे आने से हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब लोग इस बात से भी खुश हुए कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। सब ने मेरे कंधे थपथपाए और कहा कि अब तू तो बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन मैं जानता था कि उनके नजदीक पढ़ाई सिर्फ एक शौक थी। उनके ख्याल में इससे कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होती। इसलिए मैंने अपनी जॉब का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर बता देता तो वह जरूर कहते कि नौकरी की क्या जरूरत थी। अब भी गांव में रहकर जमीन संभाल ले या घर के कामकाज में लग जा, यही काफी है। मैंने अपनी बीवी को देखा तो वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक नरमी थी और आंखों में चमक, जैसे वह खुद भी खुश हो कि मैं वापस आया हूं। मैंने सबके सामने यह बात कह दी कि अब मैं शहर में ही रहूंगा और अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जा रहा हूं। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे आग लग गई। सब लोग वावेला करने लगे। हर एक अपनी बात करने लगा। कोई कहता यह तो बीवी को अपने माँ बाप से जुदा करना चाहता है, तो कोई कहता कि शहर की जिंदगी बर्बाद कर देती है। और अजीब बात तो यह थी कि मेरी अपनी बीवी भी उनके साथ मिल गई। उसने कहा कि तो नहीं जाऊंगी, अपने माँ बाप और अपने चाचू चाची को छोड़कर यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है। मेरे दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। दुख भी हुआ, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माने। उसने सबके सामने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। सब लोग मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे जैसे मैं हार गया हूं। वह समझने लगे क्योंकि वह नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं भी मजबूर हूं। मैं चुपचाप वहां से उठ गया। दिल के अंदर एक बोझ सा था, जैसे सब कुछ बिखर गया हो। रात को जब हम दोनों अपने कमरे में थे तो मैंने पहली बार यह महसूस किया कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई गहरा रिश्ता नहीं बना। हम एक दूसरे के करीब जरूर थे, मगर एक दूसरे के एहसासात से बहुत दूर। मैंने उससे कहा कि शायद मैंने तुझसे वह बातें कभी की ही नहीं जो एक शौहर को अपनी बीवी से करने चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब उसके लिए सब कुछ उसके माँ बाप या मेरे माँ बाप नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने कहा कि हमारी जिंदगी की शुरुआत अब हुई है। हमें अपना घर, अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसने मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर सोच के आसार थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि हमने एक दूसरे के साथ वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरा अब पीछे हटने का मतलब सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। सुबह हुई तो मैंने देखा कि वह बदल चुकी थी। उसके लहजे में नरमी थी, चेहरे पर इत्मीनान था। उसने मुझसे कहा कि तुम सही कहते हो। अगर हमने साथ जिंदगी गुजारनी है तो फैसला भी हमें ही करना है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि यही तो हमारे रिश्ते की खूबसूरती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मैंने उसे अपने साथ बाजार ले गया। हमने एक दूसरे के लिए कुछ चीजें खरीदी। गांव की गलियों में हाथों में हाथ डाले चलते हुए पहली बार लगा कि वाकई वो मेरी है। मैं गांव में 2 हफ्ते रहा। उन 2 हफ्तों में मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वह महसूस करे कि उसे कितना प्यार करता हूं। मैंने हर दिन उसके लिए खास बनाया। कभी दरिया के किनारे बैठकर शाम गुजारी, कभी खेतों में साथ घूमे, कभी चांदनी रात में छत पर बैठे बातें की। मैंने उसे एहसास दिलाया कि वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी पिघलने लगा। और फिर एक दिन सबके सामने उसने खुद कहा कि जहां मेरा शौहर मुझे रखेगा मैं वहीं रहूंगी। उसके अल्फाज सुनकर सब लोग खामोश हो गए। उसके घर वाले तो पहले ही कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन मेरे घर वालों ने गुस्से में कहा कि अगर तू शहर जाएगा तो हम तुझे जायदाद से निकाल देंगे।
मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया कि बड़ी अच्छी बात है। जिस जायदाद के लिए आपने हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद से कर लिया, जिस जायदाद की खातिर हमें खुशियों से महरूम किया, अब उसी से निकाल देना चाहो तो निकाल दो। लेकिन याद रखना, अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। यह सुनकर वह चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब ना था। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा कि अब हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। हम शहर गए और वहां एक छोटा सा घर लिया। शुरू में हमें बहुत मुश्किलात आई। कभी पैसे कम पड़ जाते, कभी सामान की कमी हो जाती, कभी शहर के शोर में गांव की खामोशी याद आती। लेकिन मैं हमेशा उसे हौसला देता कि देखो, यह हमारी नई शुरुआत है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। कुछ वक्त गुजरा तो जिंदगी में सुकून आने लगा। मेरे दफ्तर में तरक्की हुई और मैंने अपने घर को बेहतर बनाना शुरू किया। मेरी बीवी ने भी शहर की जिंदगी को कबूल कर लिया। वह पहले से ज्यादा समझदार और मोहब्बत करने वाली बन गई। हम दोनों ने मिलकर जिंदगी को बेहतर बनाया। फिर एक दिन हमारे माँ बाप का फोन आया। उन्होंने हमें कहा कि हमने तुम दोनों को माफ कर दिया है। गांव आओ, हमसे मिलो। हम गए तो उन्होंने हमें गले लगा लिया। हमारे लिए तोहफे लाए। हमारे घर में जो चीजें कम थी वह भी लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमने वाकई तुम लोगों की खुशी के बारे में नहीं सोचा था। हमने सिर्फ अपनी अना को अहमियत दी। लेकिन अब तुम जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मैंने अपनी बीवी को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और मैंने दिल से कहा कि हाँ, यह है असल जिंदगी। जब इंसान अपने फैसले खुद करता है, जब वो अपनी खुशी खुद बनाता है और जब वो अपने प्यार को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह एक लंबी कहानी है, जिसके हर मोड़ पर दुख भी था, आंसू भी थे, मगर उसके साथ साथ एक सबक भी था। जिंदगी ने मुझे यह सिखाया कि अगर इंसान के दिल में सच्चाई हो, नियत साफ हो, तो वह किसी भी मुश्किल को झेल सकता है। पता नहीं किस तरह अल्लाह ने मेरे दिल में यह सब बातें डाल दी कि मैंने अपनी जिंदगी को किसी तरह संभाल लिया। मैंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो शायद आम इंसान बर्दाश्त ना कर सके। मैंने अपनी पढ़ाई के जरिए अपनी सोच बदल ली, अपनी किस्मत का फैसला खुद करने का हौसला पैदा किया और एक मजबूत कदम उठाया। अपनी बीवी को अपने पास रखने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर हम फिर से गांव की बंद सोच में चले गए तो वहां की हवा हमारे दिमाग को भी बंद कर देगी। वहां रिश्तेदारों के फैसले इंसान की जिंदगी को कैद बना देते हैं। वहां खुशी भी दूसरे के इशारे पर चलती है। मैंने सोचा कि अब अपनी जिंदगी खुद जीने का वक्त है, और जब इंसान खुद अपनी जिंदगी का फैसला करता है तो वह मजबूत बन जाता है। मैंने अपनी बीवी के साथ नए सिरे से आगाज किया। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई और मैंने यह महसूस किया कि खुशी जायदाद या दौलत से नहीं बल्कि अमन से, सुकून से और अपने फैसलों की आजादी से मिलती है। गांव में लोग अपनी रिवायत के नाम पर जुल्म करते हैं और उसे इज्जत समझते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि इज्जत सिर्फ तब होती है जब इंसान दूसरे की आजादी का एहतराम करे। मैं आखिर में यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जायदाद के पीछे जो जुल्म हो रहे हैं वह किसी अखबार में नहीं आते। कोई टीवी चैनल उन पर बात नहीं करता। कोई अदालत उनके आंसू नहीं देखती। किसी के दिल का दर्द सुनाई नहीं देता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जायदाद के नाम पर कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी बेटियां कुर्बान हो जाती है, कितने भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जायदाद की लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह अपनी औलाद तक को बर्बाद कर देता है। बहनों और बेटियों को तो जायदाद दी ही नहीं जाती, बल्कि जायदाद के नाम पर उनकी खत्म कर दी जाती है। कहीं उनकी शादी किसी बूढ़े कजिन से करा दी जाती है जो खुद अपनी उम्र के आखिरी दिन गुजार रहा होता है। कभी किसी कम उम्र लड़के के साथ उनका निकाह कर दिया जाता है ताकि जायदाद खानदान से बाहर ना जाए। कहीं उन्हें कुरान मजीद से शादी करा दी जाती है कि अब वह सारी जिंदगी घर में रहें, बाहर ना जाएं। कहीं तलवार से उनका निकाह करके कहा जाता है कि अब वो खानदान की इज्जत की अलामत है, और कहीं उन्हें किसी जानवर से जोड़ दिया जाता है ताकि जमीन खानदान में ही रहे, और यह सब कुछ आज के जमाने में भी हो रहा है।
यह बात सोचकर दिल का काम जाता है कि हम कैसे लोग हैं जो अपनी ही औरतों को गुलाम बना देते हैं। हम उनके नाम पर मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें तालीम नहीं देते, उन्हें बोलने का हक नहीं देते, और जब वो खामोश रहती है तो हम कहते हैं देखो कितनी शरीफ है। लेकिन वो शराफत नहीं, वो मजबूरी होती है। वो डर होता है कि कहीं बोलने पर उसका वजूद ही खत्म ना कर दिया जाए। मैं यह नहीं कहता कि जायदादें बांट दो, जो तुमने कमाई है वह अपनी है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अपनी बहनों और बेटियों को सांस लेने दो, उन्हें जीने का हक दो। अगर जायदाद ना भी दो तो जिंदगी दो। उनके ख्वाबों को ना मारो, उनके फैसलों को कैद ना करो, उनके मुस्तकबिल के साथ खेल ना खेलो। यह मत सोचो कि उनकी खुशी तुम्हारे हुक्म पर है। खुशी तो उनके अपने दिल में है। उन्हें इख्तियार दो कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है कि इंसान को दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर मैं भी उनके कहने पर चलता तो आज शायद गांव के किसी कोने में अफसोस करता बैठा होता। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने अपने रास्ते खुद चुने और आज मैं मुतमन हूं। मैंने अपने हिस्से के दुख झेले मगर अपनी खुशी खुद हासिल की। जदाद का लालच इंसान को अंधा कर देता है। रिश्ते टूट जाते हैं, दिलों में नफरत आ जाती है और आखिर में कुछ नहीं बचता। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी जायदाद के लिए वफ कर दी है, आखिर में वही तन्हा रह गए और उनके पास सिर्फ जमीन के टुकड़े रह गए, मगर उनके दिल खाली थे। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें भी यही गलती करें। अगर एक जगह पर भी ऐसा जुल्म हो रहा है तो यह मामूली बात नहीं है। यह एक चीख है जो सुनाई नहीं देती। यह एक आंसू है जो किसी को नजर नहीं आता। यह एक दिल है जो टूट रहा है मगर कोई उसे महसूस नहीं करता। मैं चाहता हूं कि लोग अपनी सोच बदलें। औरत को कमजोर ना समझे। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी मलकियत नहीं। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जायदादें रखो, अगर रखनी है तो रखो, लेकिन अपनी औलाद को मत तोड़ो। अपनी बेटियों को जीने दो, अपनी बहनों को सांस लेने दो, उनके ख्वाबों को जिंदा रहने दो, उनके हक में इंसाफ करो। अगर तुमने उन्हें जिंदगी दे दी तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जायदाद होगी, यही तुम्हारी असल कमाई होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको यह सोचना चाहिए कि आखिर कब तक हम अपनी रिवायतों के नाम पर जुल्म करते रहेंगे, कब तक औरतों के ख्वाब दफन करते रहेंगे, कब तक जायदाद के लालच में इंसान बेचते रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे, लेकिन एक चीज समझ आ गई कि सब कुछ खोकर भी अगर खुददारी बची रहे तो इंसान जीत जाता है। और अगर इंसान अपनी खुददारी खो दे तो चाहे सारी दुनिया की जायदाद क्यों ना मिल जाए तो वह फिर भी हारा हुआ रहता है।